दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है क्लास 12 हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर जिसका हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस पूरे क्लास में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे किस प्रकार से आप लोग हिंदी के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अच्छे से अच्छे का मतलब क्या है यहाँ पर? तो ऐसे छात्र जो कि आपने देखा होगा कि हिंदी जैसे विषयों में 95 प्लस, यानी कि किसी छात्र का आता है 95, किसी का 96, किसी का 97, यानी हिंदी जैसे विषय में भी आप लोग इतना नंबर जो है ला सकते हो। तो आज के इस वीडियो में वही सारी स्ट्रेटजी कंप्लीट सॉल्यूशन इस पेपर का हम लोग जो है जानेंगे। शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से क्लास को। और जितने भी छात्रों को 24 फरवरी जैसा कि आपको पता है कि हिंदी का पेपर है हमारा, और यूपी बोर्ड के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 302 DN कोड का है। इससे पहले आपको DI कोड का पेपर एक मिला था और एक हमने DK कोड का किया था। ठीक है, तो आज हमारा DN है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 13 पेजों में ये पेपर रहेगा और इसके नोट आप यहाँ पर देख ही सकते हो। प्रारंभ का 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश कह रहा है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड जो कि खंड का और खंड खा यानी 2 पार्ट में ये आपका क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और यहाँ से शुरुआत होती है आपके इस पेपर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे छात्र जो नए आए हैं इस चैनल पर, आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी भरने का तरीका मैं बता देता हूँ। बाकी जो पुराने छात्र हैं हमारे उनको पता है, तो पुराने छात्र थोड़ा सा वेट कर लेंगे, हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखो यहाँ पर करना क्या है, इसमें परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में अपना नाम ना लिखें। ये मॉडल उत्तर पुस्तिका है, मतलब इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी का मेन प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो ये जो यहाँ पर लिखा, इसी को मत लिख के चले यार भाई, इतना तो आप समझदार हो, है ना। जो आपके एडमिट कार्ड में रहेगा, आपका प्रवेश पत्र जब मिलेगा ना, तो उसमें जो रहेगा वो रोल नंबर, उसको शब्दों में आपको लिखना है, एक एक अंक का, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 0 यानी 0, 7, 5, 1, 7 ऐसे। फिर इसी के बाद यहाँ पर विषय सामान्य हिंदी, तो यहाँ पर लिख देना। प्रश्न पत्र आपका इसमें केवल लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट के अलावा आप यहाँ पर केवल लिख देना। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 302 DN है। ठीक है, ये आपका ये वाला कोड डाल देना है ना। ये आपका कोड है, इसको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसको नहीं डालोगे ना इस पर, तो कॉपी चेक नहीं होगी, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद भाई यहाँ पर परीक्षा का दिन सोमवार होता है, शायद यहाँ पर पड़ता है हमारा 24 फरवरी को, तो यहाँ पर आप सोमवार लिख दीजिएगा। पाली आपका द्वितीय पाली में पेपर होता है कक्षा 12वीं वालों का। सेंटर का नाम और बाकी रूम नंबर बस इतना भरना। चलिए अब देखते हैं भाई, यहाँ से आप आ जाइए खंड नंबर का में। ध्यान समझिएगा, शुरू में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं जो कि कहाँ से रहते हैं, गद्य साहित्य और आपका पद्य साहित्य। ठीक है ना, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों से। तो मतलब 5 नंबर गद्य के, 5 नंबर पद्य के। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है आपका 1 नंबर, ये गद्य से है। माधुरी पत्रिका के किस युग में प्रकाशित हुई थी? आपके सामने भारतीय द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लेत्तर युग ऐसे करके दिया है। तो यहाँ पर कॉपी में आओगे जब, तो यहाँ से देखो आपको नया प्रश्न स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो जितना मैं आपको बताऊंगा, अगर इतना अच्छे तरीके से आप कॉपी को लिख करके आओगे, तो फिर वहाँ पर आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बार बार हर जगह पर प्रश्नोत्तर संख्या लिखो। क्योंकि आप देखते होंगे यूट्यूब पर काफ़ी सारे टीचर बताते हैं, तो क्या होता है, जैसे बताते हैं आपने एक बार, जैसे 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ध्यान समझना। एक बार आपने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 1, या आप प्रश्नोत्तर नंबर डाल दो, प्रश्नोत्तर क्रमांक डाल दो, एक ही बात है। अब 1 लिखने के बाद आपने का आंसर, यानी जैसे सेकंड नंबर विकल्प हमारा सही है द्विवेदी युग, तो हमने इसको कर दिया, सही कर दिया। अब आपको यूट्यूब पर क्या बताया जाता है, इसको लिखो और फिर आंसर दो। फिर जब आप लोग खा नंबर का लिख रहे हो तो पुनः से भाई प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालो। देखो इसमें क्या होगा, बार बार प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालोगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट होता है। मान लीजिए कि कम से कम आपका 30 सेकंड मान के चलो, इतना 30 सेकंड का टाइम इसमें चला जाएगा। बाकी स्केच वगैरह से आप लोग लेकर के लिखोगे तो टाइम थोड़ा सा लगता है, तो वो टाइम बच जाएगा आपका। इसलिए एक बार आप सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो, उसके बाद का खा गा घा करके और जिसका जो विकल्प सही है उसको लिख दो, और बाकी सामने टिक भी कर सकते हो इस तरीके से। तो इसमें आपका बार बार प्रश्नोत्तर संख्या डालने का टाइम जो है बच जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी लाइफ में ये 3 घंटे जो होते हैं ना एग्जाम के दिन के, समझ लो यार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ठीक है, वैसे तो हम
और आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया चलाने लगते हैं या कुछ भी करते हैं, तो टाइम हमें समझ में नहीं आता, लगेगा यार चलो 10 मिनट चला रहे हैं, पता चला भाई आधे घंटे निकल गया। लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो यही 3 घंटे आपको समझ लीजिए बहुत ज़्यादा कीमती लगेंगे, तो वो टाइम हमें बचा करके चलना है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से कर दोगे, पहला विकल्प यहाँ पर इसका सही है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। थोड़ा सा रुकिएगा, पेपर को हम लोग मोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से आपका क्या है, ख नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या है, मॉडल पेपर है, ठीक है। याद रखिएगा, मॉडल पेपर में आपको 7 सेट कराऊंगा इस तरीके के, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इन सभी को, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जैसे जयशंकर प्रसाद हो गया, प्रेमचंद हो गया अज्ञे, और रामरच बेनीपुरी जी। तो यहाँ पर सचिदानंद हीरानंद वसैन अज्ञे जी हैं, तो ख का आपका 3rd नंबर सही है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर चलिए, अब यहाँ पर कफन किस विधा की है, तो भाई कहानी है ना। कफन क्या है, कहानी मुंशी प्रेमचंद जी का, तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। मैला आंचल उपन्यास यहाँ पर कौन सा है, आंचलिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक अंधा युग रचनाकार के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन सारे विकल्पों को सही कर देना। अब यहाँ से अंगा नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पर पद्य साहित्य के ऑब्जेक्टिव। मैंने बताया ना कि 5 क्वेश्चन जो है अंगा नंबर तक में गद्य के रहेंगे, और इधर आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा जब, तो 5 क्वेश्चन आपके इधर पद्य साहित्य से रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है ना, तो अवधि में है ना, आपको पता होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर स्टार्ट है क्वेश्चन, तो पहले आप यहाँ पर डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 2, तो यहाँ पर 2nd नंबर आप लोग डाल दोगे। अब इसके बाद यहाँ से आप देखिए 2nd नंबर क्वेश्चन, जैसे पहला मैंने बताया कि आपका अवधि सही है, इसी तरीके से आप 2nd में देख लो, परमाल रासों का रचना काल। तो ये सभी क्या है, आदिकाल के ग्रंथ हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, है ना। तो क्या है, ये आदिकाल से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आदिकाल, भक्ति काल, और आपका रीतिकाल, और क्या है, आधुनिक काल। तो यहाँ पर 2nd नंबर सही इस तरीके से कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाओगे गा नंबर क्वेश्चन पे। इसमें है छायावाद की रचना नहीं है, इसमें ध्यान देना, नहीं में, ठीक है। तो भाई छायावाद की कमानी तो है ही जयशंकर प्रसाद जी की। आपका बचा क्या, साकेत हो गया, जो कि क्या है आपका साकेत, और इसके अलावा सरोज स्मृति है, फिर एक है नौका विहार, सुमित्रा नंदन पंत, तो प्रसाद पंत। तो ये तो आपका है, चौथा विकल्प सही है। साकेत आपका है और सरोज स्मृति, इन दोनों में आपको डाउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको किसके साथ जाना है, गा का आपको लगा देना है यहाँ पर, साकेत यानी कि जो आपका मैथिली सेनगुप्त जी का है ना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि देखो, सबसे पहले किसी भी रचना में जाओगे, उनमें आपको उनके लेखक या कवि के नाम देखने हैं। फिर आप कहीं ना कहीं देखोगे कि भाई ये कवि जो है ये किस काल के हैं, किस युग के हैं, तो फिर उससे थोड़ा चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो ये आपका ग नंबर का 2nd वाला सही है, इस तरीके से आप यहाँ पर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की थी। तो देखो विकल्प यहाँ पर आपके सामने है, तो यहाँ पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज आपका सही है, तो इसमें आपका 2nd ऑप्शन कर दीजिएगा। यहाँ पर वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा है, तो भाई आपके सामने सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। इसमें 2 ही विकल्प आपको चूज करने हैं, 2 में से कौन सा आप सही होगा, तो यहाँ पर आपको फिर लगाना है महादेवी वर्मा, यानी कि आपका जो है वर्मा, महादेवी वर्मा जी को तो यार आप सभी जानते हो भाई मतलब फेमस कवयित्री रही हैं। तो वेदना की मूर्ति के रूप में इनको आप दिखा सकते हो। यहाँ पर आपका अंगा का दूसरा जो विकल्प है वह सही हो जाएगा। तो इसमें भी दूसरे क्वेश्चन में भी वही तरीका आपका का खा गा घा अंगा ऐसे हो गया, और पहले में भी आपका अंगा तक, यानी कि टोटल हमारे 5 प्लस कर दो तो हो गए 10, ठीक है। 10 नंबर यहाँ से क्लियर। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें आ जाओ भैया 2nd वाले पेज पर, ये पेज हमारा खत्म, 10 नंबर यहाँ पर दिला के गया। अब इसमें इधर से जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और फिर बोलते हैं कि भैया पूरा पेपर हम लोग करके आए थे लेकिन नंबर हमें नहीं मिले हैं, ठीक है। मतलब आप मुझसे बोलने नहीं आओगे, लेकिन फिर भी यार थोड़ा दिमाग में तो चलता रहता है। भाई यही होगा ना कि जब आपका रिजल्ट आएगा, आपने हिंदी में, मान लीजिए हिंदी का पेपर आपका बहुत अच्छा गया, आप जोड़ के जाओगे कि यार आज तो हमारे पेपर में 90 प्लस ही रहेगा हिंदी में, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि भैया 80 प्लस है। तो ये 10 नंबर कहाँ गए, यही 10 नंबर आपके एक नंबर मिलाकर के इन्हीं टॉपिक में से कटते हैं, और वही गलती आप ना करो, इसलिए मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लो,
टाइम मतलब यार देखो, चीज़ों को हमें जहाँ से अच्छा सीखने को मिले तो थोड़ा सा टाइम भी चला जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, है ना। आप 10 मिनट 20 मिनट इस वीडियो को दे दोगे तो कौन सा ज़्यादा नुकसान हो जाना। वैसे तो आप फ्री में ऐसा कहीं भी जाते हो, घूमते हो फिरते रहते हो, तो इस तरीके से थोड़ा सा अच्छी चीज़ों को भी टाइम देना शुरू कर दो। तो गद्यांश को सॉल्व करना है, इसमें दो रहेंगे। जैसे एक यहाँ पर दिया गया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जननी तदात्म प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, ऐसे करके दिया है। और इसके पीछे आपके टोटल रहेंगे कितने क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितने, 5 क्वेश्चन ये हैं आपके सामने। 5 क्वेश्चन का या फर्स्ट बोल दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब इसी के एक अथवा में भी आपका गद्यांश रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया है, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। अब इसको आप देख सकते हो, यहाँ पर वही चीज आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3 इधर और ये 2। तो जैसे हमें पहला वाला करना है, ठीक है, तो अब क्या करोगे, 2 हैं, संकेत देना जरूरी है। तो संकेत के तौर पर जैसे पहला वाला कर रहे हो तो आप यहाँ पर शुरू के कुछ वर्ड और लास्ट के कुछ वर्डों को उठा करके लिख दीजिएगा, वो संकेत हो जाएगा। आप चाहो तो ब्लैक पेन से यहाँ पर संकेत हेडिंग भी डाल देना, ठीक है, और बेटर रहेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चनों पे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, जन का प्रवाह किस तरीके से किस तरह होता है, तो आप देखोगे जन का प्रवाह अनंत होता है, इसी में आंसर, ये पहला आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जस्ट कह रहा है कि भाई पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर देना। सेकंड नंबर का आंसर, पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है आपका, यहाँ पर अंडरलाइन पोर्शन देखो, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक क्या है, अंडरलाइन है, नीचे नीचे दिख रहा है ना, तो इसकी व्याख्या करनी। तो इसलिए आप क्या करोगे, थर्ड नंबर पर इस तरीके से आप पहले हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या, नीचे पटरी से आप लाइन भी खींच सकते हो, ठीक है। और बस व्याख्या तो जानते हो गद्यांश का कितना आसान होता है, पद्यांश में प्रॉब्लम आती है, गद्यांश में नहीं आती। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, उस तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, ये हो जाएगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चौथा, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यहाँ पर आप देखो तो लिख देना है, सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर हो जाता है या अमर है। इसके बाद यहाँ पर इसी में आंसर है, ठीक है, आप देखोगे तो इसी में आंसर भी मिलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर देख लो, आप लोग बोलोगे भैया कहाँ से बता दी, तो देखो, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन जीवन भी अमर है। यही आपको आंसर थोड़ा सा मतलब अपने शब्दों में, ऐसा ना लगे कि आपने पूरा उतार दिया है यहीं से, तो थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद आइए, यहाँ पर 5वां है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर सहस्र वर्षों यानी हजारों, सहस्र का मतलब होता है हजारों वर्ष, से भूमि के साथ, किसके साथ, भूमि के साथ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। ये आपका एक पेज में इतना जो है गद्यांश सॉल्व हो जाएगा। अब आप यहाँ से आ जाओगे पद्यांश में, जो कि नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको डालना रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या 4, क्योंकि ये चौथे नंबर क्वेश्चन पे आता है। यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है ना। कौन सा सेट था, तो 302 DN कोण वाला, है ना, ये देख सकते हो। और इसके बाद आपका एन के बाद क्या आता है, एम, तो DM कोण का भी एक आएगा। चलिए, तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहां पर दिया है आपके सामने, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगने, कुछ तो दया विचारो। ये क्या है, देखो यहां पर अंडरलाइन है, ठीक है, इसकी व्याख्या पूछेगा। अब देखो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। ये आपका इस तरीके से दिया। अब काफी सारे छात्रों इसको जो है पहचान नहीं पाएंगे, तो मतलब प्रॉब्लम हो गई ना, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी। अब यहाँ पर देखोगे तो इसके भी वही आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और एक आपका अथवा में रहेगा। तो 15 मिनट जो कहता है कि पेपर को पढ़ लो, तो इसीलिए दिया जाता है कि आप इसको पढ़ लो अच्छे से, तो समझ में आ जाए कि हमें कौन सा वाला करना है, पहले से डिसाइड रहे, आपको सिर्फ करना रहे, वहाँ पर फिर बार बार डिसाइड ना करना पड़े कि यार हमें कौन सा करना है। जब आपको पहले सब पता रहेगा कि हमें कौन सा बन रहा है, जैसे इसको देख लिए, इसी के आपके अथवा में एक इधर दिया है, तो ये वाला आप देख लो,
जैसे यहाँ पर सावधान मनुष्य वाला, यानी कि आपका ये दिया गया है आपका विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ऐसे करके इसको देख लीजिए। तो मान लीजिए हमें यही बन रहा है, ठीक है ना, हम इसी को करना चाहते हैं, अभिनव मनुष्य से है। तो सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तज मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। अब देखो इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पर आप इसका सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 5 क्वेश्चन हैं। पहला एक प्रश्न देखो, किसी भी गद्यांश में या किसी भी पद्यांश में 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक है। कौन से? एक संदर्भ वाला जो शीर्षक और कवि का नाम पूछता है या शीर्षक या लेखक का नाम, ये संदर्भ ही होता है, ये फिक्स रहता है। दूसरा एक होता है रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। 3 क्वेश्चन जो है आपके पैसेज के अंतर्गत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, टोटल रहते 5 हैं। तो जैसे पहला है, अब हमें पहचान है भाई इसको हमें करना है, तो पहले संकेत दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका संदर्भ देखो, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक क्या है? अभिनव मनुष्य, और इसके जो कवि हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है? आप सभी को पता है भाई विज्ञान कुल मिलाकर के व्यक्ति के लिए जितना उपयोगी है उतना ही हानिकारक भी है। अब उसका मान लीजिए आपको उपयोग अच्छे तरीके से नहीं पता है, आप उसका गलत उपयोग करते हो तो क्या हो जाएगा? वो हानिकारक आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां से आंसर आपको लिखना है कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है? तो यहाँ पर कहा है कवि ने, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजमो स्मृति के पार, हो चुका सिद्ध शिशु तू शिशु अभी अज्ञान। मतलब चेतावनी इसलिए दी है कवि ने। तो इसका आंसर आप इस तरीके से बताओगे। देखो, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को चेतावनी देते हुए कहा है कि विज्ञान ने जिस प्रकार नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, साथ ही विज्ञान ने विनाशकारी परिस्थितियां भी उत्पन्न की। आप सभी को पता है कि ऐसे ऐसे परमाणु बम, ऐसे ऐसे हथियार हैं जो कि विज्ञान से बनाए गए हैं, मतलब कि लोगों के लिए बिल्कुल हानिकारक है, ठीक है ना। मतलब एक बार में पूरा देश खत्म करने की ताकत रखते हैं, तो इसलिए विज्ञान को हानिकारक बताया गया है। अब इसके बाद देखो, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को चेतावनी यही दी है। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है? तो इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि भाई कवि ने मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा है कि इस विज्ञान के गुण दोष के मध्य अंतर कर पाने में अक्षम है। फिर एक व्याख्या पूछता है लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपका ये वाला लाइन का व्याख्या करना है, यहाँ से अंडरलाइन है, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार, इस वाली लाइन का। तो आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। इसके बाद कवि ने मनुष्य को कहा है कि अगर तनिक भी विज्ञान को समझने में गलती करता है तो तेरे खुद के ही पैर या अपने अंग ही कट सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पद्यांश को सॉल्व कर दोगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि जीवन परिचय होता है, कवि और लेखक जीवन परिचय। कवियों में और लेखकों में 80 शब्द का ही लिखना रहता है। साहित्यिक परिचय बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। देखो, मैं आपको कई तरीके बताता हूं, ठीक है ना, साहित्यिक परिचय लिखने के। एक तो तरीका ये होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर मान लीजिए 3 दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और हरिशंकर परसाई, ये 3 हैं आपके पास यहाँ पर। अब इनमें जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखना, तो पहले क्या करो, इसका सूक्ष्म जीवन परिचय इनका लिख दो, सूक्ष्म यानी छोटा सा। सूक्ष्म परिचय में आप क्या बताओगे? जन्म कब हुआ था? 1907, जैसे आपको पता है 1907 बलिया जिला है ना। फिर क्या है, जन्म का स्थान तो वो बलिया हो गया। फिर इनके पिता का नाम आप बता सकते हो, ठीक है ना। इनके माता का नाम बता सकते हो, ठीक है, हेडिंग बाय हेडिंग। फिर इसके बाद इनकी जो शिक्षा है वह आप लोग बता सकते हो। फिर इनकी भाषा शैली आप लिख दोगे शॉर्ट में, और बाद में आपको इनका क्या है, निधन बता देना, ठीक है। इतना आपको एक सूक्ष्म परिचय जो है हेडिंग बाय हेडिंग बना के लिखना है शुरू वाले पेज में। फिर उसके बाद आपको देना होता है साहित्य परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय मतलब मैं आपको बता दूं यहां पर ऐसे देखो, जैसे ये है प्रश्नोत्तर संख्या 5 आपका काका फर्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां पर मैंने जीवन परिचय लिख के बताया है। अब जीवन परिचय की जगह पर आप वही तरीका जो मैंने बताया, जन्म, शिक्षा, माता पिता, भाषा शैली, है ना, उस तरीके से हेडिंग बाय हेडिंग लिख सकते हो, या इस तरीके से भी लिख दोगे तो भाई नंबर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे।
तो ये हो जाएगा इनका देखो जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की और इनका देहांत जो है 19 मई 1979 को हो गया। अब यहां से मेन पार्ट स्टार्ट होता है साहित्यिक परिचय वाला। देखो इसको जरूर लिखना पड़ेगा, आप ऊपर का नहीं लिखोगे इतना तो चल जाएगा, लेकिन साहित्यिक परिचय नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा, यानी नंबर कटेंगे। देखो यहां पर है आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय हुआ है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है। द्विवेदी जी निबंधकार, उपन्यासकार एवं ललित निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं इन्होंने। फिर कृतियां पूछता है तो कृतियों में आप इस तरीके से लिख दोगे। उपन्यास इनके जो है कौन कौन से, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख हो गया, और इनका निबंध संग्रह की बात कर लें अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह। इसके बाद कवियों की बात कर ले तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत ही आपका देखो खा नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करिए और इसकी भी शब्द सीमा 80 शब्दों की है। यहाँ पर आचार्य आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरियोत जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है और अज्ञेय जी का है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक करा के बताता हूँ तो देखिएगा यहाँ से प्रश्न उत्तर संख्या 5 का खा और इसमें आपका जयशंकर प्रसाद जी का इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो चलिए इसको देख लीजिए आप लोग और तैयार कर लीजिएगा, है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अगर नोट्स चाहिए इस प्रकार से हैंड रिटन, ठीक है, तो हिंदी का हो गया आपका, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो आप लोग ले सकते हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 9511470534 पर। 99 रुपये ऑल सब्जेक्ट का प्राइस है, लेकिन सारे नोट्स आपको PDF मिलेंगे, यानी व्हाट्सएप पर ही भेजे जाएंगे PDF। तो सुन लीजिएगा, बार बार आप परेशान करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो फिर हम ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार सुन लीजिए, PDF हैं सारे और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट 99 रुपये में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, जो कि यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए जीवन परिचय यहाँ पर देखिए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी काशी के धानी परिवार में हुआ था, यानी कहाँ पर हुआ था, काशी में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा 12 वर्ष की अवस्था में पिता एवं 15 वर्ष की अवस्था में माता का निधन हो गया। इन्होंने घर पर ही रहकर विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी राजयक्षमा के शिकार होने के कारण 48 वर्ष की अल्पायु में 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इस प्रकार से आप शॉर्ट में इनका जो है जीवन परिचय, इसके बाद साहित्यिक परिचय जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के गौरवपूर्ण विभूति हैं या माने जाते हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक और प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। कामायनी में मनु को संकीर्णता के धरातल से ऊपर उठा करके आनंद के व्यापक भूमि तक ले जाया गया। वे आध्यात्मिक आनंद के अन्वेषण में विचिंतनशील हैं। उनके काव्य में हृदय की आकुलता यह है और यह उनके संपूर्ण काव्य में विभिन्न रूपों में व्याप्त है। प्रमुख रचनाएं देख सकते हो काव्य में आपका चित्रधार, कानन कुसुम, करुणालय, और नाटक में आप देख सकते हो कल्याणी, परिणय, स्कंदगुप्त, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कहानी, तो आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, है ना। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, और जो कि अपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा जीवन परिचय के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कहानी है। इसमें लाठी कहानी का सारांश पूछा और अथवा करके आपके यहाँ पर दिया है ध्रुव यात्रा। तो देखो जैसे ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश आपको 80 शब्दों में देना, तो देखो यहाँ से आप डाल दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 और ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य या सारांश, ठीक है ना। तो उद्देश्य यहाँ पर पूछा है तो आप उद्देश्य ही बताइएगा, हेडिंग में वही डालना है जो क्वेश्चन कहेगा, जैसे यहाँ पर है ना उद्देश्य लिखिए। तो चलिए जानते हैं भाई, यहाँ पर इस तरीके से कहानी आप लोग को लिखना है। आलोच्य कहानी ध्रुव यात्रा का मूल उद्देश्य प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना एवं कहानीकार वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। कहानीकार के अनुसार व्यक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि श्रेयकर है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी तत्वों की दृष्टि से एक सफल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसके बाद पैराग्राफ थोड़ा बदल के, ठीक है। कहानी के कथानक में प्रेम में निहित त्याग और समर्पण के अंतर द्वंद्व को बड़ी कुशलता से व्यक्त किया गया है। यद्यपि कहानी का कथानक स्पष्ट, चुटीला और मार्मिक है, किंतु पात्रों के अंतर्द्वंद्वों की अभिव्यक्ति के कारण कुछ उलझ सा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, लाइन नहीं खींचा है। इसके बाद यहां से इतना लिख दोगे,
अब यहाँ पर लिखना है कहानी का कथानक आरंभ बड़ी तेजी गति से हुआ मगर आगे चल करके क्या हो गया, धीमा पड़ गया। इस तरीके से ये आपको एक पेज में पूरा कहानी बता देना। अब यहाँ से हमारा भाई आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि खंड काव्य रहता है और ये आपको अपने जिले के अनुसार करना है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपको कौन सा करना है, आपके जिले में जो आता है वही वाला आपको करके आना। ये क्लियर नंबर होता है इसका 7वें प्रश्न में, ठीक है। 80 शब्दों में, जैसे मुक्ति यज्ञ हो गया है ना, इसमें अथवा हर एक क्वेश्चन में रहता है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट आ जाओगे तो इधर आपको अथवा देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। सत्य की जीत में आपको यहाँ पर अथवा है तो 2 में से कोई एक करना है, ठीक है ना, अगर आपके जिले में आता है। रश्मि रथी अगर आपके जिले में आता है तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक ये, तो 2 में से कोई एक कर सकते हो। अगर आलोक व्रत आता है तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। त्यागपति आता है तो 2 में से कोई एक कर सकते हो। श्रवण कुमार अगर आता है तो यहाँ पर अथवा है लास्ट में, ये क्वेश्चन है तो 2 में से कोई एक, मतलब कि आपको विकल्प के तौर पर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आता है आपको उसको करना है। यहाँ से आप आ जाओगे खंड खा में, आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि संस्कृत में गद्यांश 7 नंबर का जो पूछता है, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, जो कि संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण पाठ से, और ये मैंने बताया कि काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसी को करके आना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कि पेपर में आने ही वाला है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेना, यानी कि यहां से आपका बनेगा। तो इसमें कहता है ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करिए। संदर्भ कैसे लिखोगे इसको देखो, यहाँ पर भी अथवा है ना, तो पहले क्या करोगे आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल के जो भी आप करना चाहो उसको पहले आप यहाँ पर संकेत दे देना। जैसे इसमें आपका अतीत प्रथम कल्पे वाला किया गया है, ये भी आप कर सकते हो, मैंने इसको कई बार कराया तो इसको एक बार कर लो। बाकी संदर्भ लिखोगे प्रथम इसका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ जो कि आपका उल्लूक जातकम से लिया गया है। इसका अनुवाद जो है उस तरीके से हेडिंग डालना है और बाकी हिंदी में जो भी समझ में आएगा इसका पूरा अनुवाद कर देना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। फिर इसी खा में आपका श्लोक देते हैं, यहाँ पर भी ससंदर्भ हिंदी अनुवाद 7 नंबर यहाँ पर मिलता है। जल बिंदु निपातेन वाला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है, तो इसको देखिएगा, यहाँ पर ये किया गया है, इसी को करना है। जैसे तो इसमें भी श्लोक में क्योंकि अथवा रहता है यहाँ पर भी, तो इसके लिए आपको यहाँ पर भी क्या करना है, संकेत जरूर देना है। चलिए ये देखिए यहाँ पर है, तो एक अथवा में यहाँ पर ये दिया है, तो हम लोग ऊपर वाला जैसे करना है, तो यहाँ पर इसका संदर्भ संस्कृत दिग्दर्शिका से है और सुभाषित रत्नानी पाठ से है। अनुवाद हो जाएगा जैसे कि जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं धर्म और धन भी इसी प्रकार लगातार संग्रह करने से बढ़ते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न यहाँ पर आपका व्याकरण में देखो, लोकोक्ति और मुहावरे में से किसी एक का अर्थ, जैसे कि यहाँ पर मुंह फुलाना, हाथ पीले करना, दाल में काला होना, सावन हरे न भादो सूखे, ये है कोई एक करना है तो आप यहाँ पर किसी को भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बताया, जैसे हाथ मुंह फुलाने का मतलब गुस्सा होना, वाक्य प्रयोग सोहन को उधार पैसे ना देने पर अब वह मुंह फुला करके चला गया। हाथ पीले करना का मतलब विवाह करना, तो आप इसका वाक्य प्रयोग कर ही सकते हो बहुत ही बेटर तरीके से। इसके बाद अपठित गद्यांश जो होता है वहां पर देख सकते हो, ये आपका एक दिया है, इसके आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये रहता है टॉपिक 5 नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन के 2 नंबर और एक लास्ट वाले क्वेश्चन का आपका रहता है, या किसी एक क्वेश्चन का 1 नंबर। तो जैसे ये दिया है तो आप इसको भी कर सकते हो यहाँ पर बहुत ही बेटर तरीके से। अपठित गद्यांश आसान होता है, क्या करोगे यहाँ पर इसी पैसेज में सारे आंसर रहते हैं क्वेश्चन के। जैसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 10 का है तो 10 आप डाल दोगे। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों रुक जाता है, इसी में आंसर है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आंसर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हूँ, इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं और विधियाँ भी अनेक हैं, वे उसे प्रवृत्त रखती हैं और उससे प्रवृत्ति से रह रहकर थक जाता है और मनुष्य वहीं फंसा रह जाता है, अंत में रुक जाता है। इस तरीके से आप हो जाएगा क्वेश्चन इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही विकल्प का चयन करिए। तो ये आपका 2 नंबर का क्या होता है, व्याकरण पोर्शन होता है पूरा। अब इसमें अगर ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से है। अब यहाँ पर पूछ रहा है पहला वाला, वसन और व्यसन का मतलब क्या है, आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। वसन का मतलब होता है वस्त्र और व्यसन का मतलब होता है आदत, तो ये 2 नंबर का सही है जैसे, तो इसको सही कर दोगे 11 के पहले में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अन्न और अन्य, अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा, तो यहाँ पर ये वाला सही है। ऐसे इसमें आ जाओ खा नंबर में, शब्दों में से निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। चपला शिव आजीवन, तो यहाँ पर इसके देख सकते हो, चपला का मतलब विद्युत बिजली, चतुर जीवन का जिंदगी जीवित दशा, ऐसे है ना। अब इसके बाद व्याकरण पोर्शन और यहाँ पर देखोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पर गा नंबर, जो शिक्षा देता है उसको शिक्षक बोलते हैं, आ नंबर सही है। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ यानी आ नंबर सही है। अब यहाँ से निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। मैंने भोजन कर लिया, तो ये आपका इसका सही हो जाएगा, यानी मैं भोजन कर लिया हूँ, तो इसका मैंने भोजन कर लिया, राइट।
तो इनमें से आपके सामने 1 2 3 4 दिए हैं, कोई सा भी एक चूज करके आप लोग लिख दीजिएगा, जो भी आपको मतलब सही तरीके से पता हो कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपका ये एक वही टॉपिक है जो कि मैं हमेशा कराता रहता हूँ, रस, छंद और अलंकार। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो क्या आया है, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। 2 नंबर इधर छंद का। अब आवेदन पत्र जो कि 6 नंबर का आता है और निबंध आपका जो कि 9 नंबर का आता है। ये दोनों टॉपिक एक वीडियो में आएंगे। जस्ट इसके बाद कल एक वीडियो आएगा जिसमें आवेदन पत्र और निबंध हम लोग निपटा देंगे, क्योंकि यही टॉपिक हमारा बचा है, बाकी काफ़ी सारे टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो देख सकते हो अपने गांव या अपने शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र, और एक यहाँ पर है विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था के लिए, ठीक है ना, प्रधानाचार्य को पत्र। और निबंध में आपके किसी एक विषय पर लिखना होता है, जैसे पर्यावरण, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है ना। बेरोजगारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नई शिक्षण व्यवस्था उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साहित्य समाज का पथ प्रदर्शित मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका वर्तमान भारतीय राजनीति में दिशा और दशा के ऊपर। तो ये पूरा पेपर इस तरीके से हमने देखा डी एनकोड का है, और पूरा आपको उम्मीद है कि भाई सॉल्यूशन दिया हूँ, वीडियो पसंद भी आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी आपको कोई भी अगर डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसका निपटारा हम लोग जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।